हाँ भाई। जब मैं कहता था तो कहते थे कि क्यों कहता है। विराट कोहली टीम पर एक बोझ है और ये बात अब सब कहने लगे हैं। आज फिर से 3 रन पे जो उनका डिसमिसल था, वो कोई नया या अनोखा प्लान नहीं था। एक नॉर्मल फील्ड थी, 5th बॉल पे फेंका, विराट कोहली ने एज कर दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और फ्रैंकली बताऊं, किसी भी ग्रेट क्रिकेटर की ऐसी डाउनफॉल नहीं हुई। और मेरे ख्याल से विराट कोहली टेस्ट में अब उनका जो रिकॉर्ड है वो ग्रेट भी नहीं है। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एट बेस्ट बिकॉज ऑफ हिज 30 टेस्ट सेंचुरीज फ्रैंकली। मगर अदरवाइज विराट कोहली ने मेजरली डिसअपॉइंट किया है, और जो मैं कह रहा हूं पिछले 4-5 साल से वो टीम में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वो उनके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। ये साल उनके लिए वर्स्ट रहा है। जहां तक हम ये बात करते थे कि यार 2021-22 तक विराट कोहली का पेस खराब था, 23 में उन्होंने एक पर्पल पैच हिट किया था व्हाइट बॉल में, अगेन आई रिपीट व्हाइट बॉल में। 2022 के एशिया कप से लेकर 2023 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने एक जबरदस्त पर्पल पैच हिट किया था, लेकिन इस साल उन्होंने लोएस्ट एवर एवरेज रिकॉर्ड किया है हर फॉर्मेट में अपना। जहां पर उनकी ओडीआई एवरेज इस साल सिर्फ 19 की रही है, वहां टी20 एवरेज सिर्फ 18 की रही है। आपको याद हो कि वर्ल्ड कप फाइनल की वो इनिंग्स को हटा दो तो उस पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नहीं दी थी। 0, 1, 3, 5, एक शायद बांग्लादेश के खिलाफ 30 रन की इनिंग्स थी, अदरवाइज वो पूरे टूर्नामेंट वो सुपर फ्लॉप रहे थे। फाइनल की उनकी एक इनिंग्स थी जो कि उनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एंड में थोड़ी रेस्पेक्ट दे गई, वरना अगर वो फाइनल में भी फ्लॉप होते तो शायद उनको टी20 के करियर के एंड में एक एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती। ओडीआई में तो ज्यादा ओडीआईज नहीं हुए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस पूरे सीजन में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, दैट इज पथेटिक। उनकी ये टेस्ट एवरेज जो 25 की भी है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वो जो एक 100 नॉट आउट मिल गया था गिफ्ट में पर्थ में, जब सब कुछ हो चुका था तो एंड में आके लेबुशेन और लूज बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करके उन्होंने जो रन्स बनाए। अदरवाइज विराट कोहली की परफॉर्मेंस हैज बीन डिक्लाइनिंग, और अब मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज के बाद विराट कोहली को टेस्टिंग में रखना चाहिए। अगर सिडनी और मेलबोर्न में वो सरप्राइज कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो विराट कोहली को कैरी करना मतलब आप एक यंगस्टर की जगह ले रहे हो। ही इज 36 प्लस। उनकी जो भी फिटनेस है, दैट हार्डली मैटर्स। ना तो वो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग वो कर नहीं पा रहे हैं, और उनकी स्लिप फील्डिंग भी कोई मतलब कैचेस तो ड्रॉप कर ही रहे हैं। तो विराट कोहली को टीम में रखने की सिर्फ फिटनेस कोई वजह नहीं हो सकती अगर फॉर्म नहीं है उनके पास। अब बात करते हैं इस टेस्ट मैच की, तो अगेन इंडिया के लिए ट्रेविस हेड एक हेडेक बने हुए हैं। ट्रेविस हेड आउट ही नहीं होते टीम इंडिया से, और ट्रेविस हेड ने दूसरे लगातार टेस्ट मैच में इंडिया को डैमेज किया है। 240 रनों की पार्टनरशिप हुई स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच। अगर आप उस पार्टनरशिप को निकाल दो तो ऑस्ट्रेलिया 440 पे ही ऑल आउट हो गई है। मतलब इंडिया बाकी बैट्समैन को कंट्रोल कर ले रही है, और यही बात सीरीज के स्टार्टिंग की भी वीडियो में मैंने कही थी, जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां पर मैंने कहा था कि हेड, मार्श एंड कैरी विल बी द 3 मेन डेंजर बैट्समैन फॉर इंडिया, और हेड तो कंटिन्यूअसली टीम इंडिया के बॉलर्स को पनिश कर रहे हैं। एक फेज आया था जब लाबुशान डिसमिस हुए एंड इंडिया वाज ऑन टॉप 75 फॉर 3 इन 33 ओवर्स। पिछले जो 2 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भी जो इंडिया जीती है, उसमें अगर आप नोटिस करो तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट काफी कम हुआ करता था बैट से। मतलब वो अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, बॉलिंग इतनी टाइट होती थी। लेकिन ट्रेविस हेड ने वो चेंज किया है। ऑफ कोर्स स्टीव स्मिथ ने भी 100 बनाया, लेकिन उनका वो 100 कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड की, आप कह सकते हो कि उनकी अम्ब्रेला के अंडर आया। नहीं तो स्टीव स्मिथ अगर इंडिपेंडेंटली, शायद उनकी उनका भी अभी फेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मगर डेफिनेटली स्टीव स्मिथ इस 100 से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। इन दोनों की 100 और फिर बाद में एलेक्स कैरी ने टेल के साथ जो 70 रन बनाए, कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया 445 तक पहुंची, विच इज अ वेरी वेरी गुड टोटल इन ब्रिस्बेन। इंडिया को अगर इस मैच में वापस आना था तो इन दोनों के डिसमिस होने के बाद और मिचेल मार्श अगर जल्दी आउट हो गए थे तो ऑस्ट्रेलिया 327 फॉर 6 थी। और मैंने कहा कि अगर इंडिया अगले 50 रन के अंदर 4 विकेट ले ले और ऑस्ट्रेलिया को 370 380 तक भी रोक दे तो एक आउटसाइड चांस इंडिया के लिए बन सकती है। लेकिन एलेक्स कैरी ने जबरदस्त बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को 450 के आसपास ले गए, जो इस टेस्ट मैच के लिए काफी है। प्रॉब्लम इज रेन। रेन के कारण ऑस्ट्रेलिया को एक वेल डिजर्व विक्ट्री शायद ना मिले, लेकिन जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग चल रही है, इंडिया एक सेशन में ऑल आउट हो जाने वाली टीम है। फिलहाल इनकी बैटिंग इतनी नीचे जा चुकी है, इस टीम में कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है।
अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो 30 टेस्ट मैचेस के बाद 36 की एवरेज है। तो क्या शुभमन गिल कोई प्रिंस है? मेरे ख्याल से तो एक ऑर्डिनरी टेस्ट बैट्समैन है जो मेरे ख्याल से टीम में इनकी जगह नहीं बनती, जिनके दो चार गिने चुने शॉट्स हैं और बहुत प्रॉमिस है, लेकिन वो उसको कन्वर्ट कहाँ कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी सीना कंट्रीज में एक भी 100 नहीं है। 30 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं, उनके 100 ज्यादातर होम कंडीशंस में हैं या ऐसी सेंचुरीज हैं जब कोई प्रेशर नहीं होता है। एक बांग्लादेश के खिलाफ था, एक उस टेस्ट मैच में था जिसमें जायसवाल ने डबल सेंचुरी बनाई थी, टीम इंडिया ने बहुत बड़ा लीड लिया था, तो सेकंड इनिंग्स में अर्ली डिक्लेरेशन करनी थी, वहां तेज खेलते खेलते वो 100 के पास पहुंच गए, तो कैप्टन ने 5 ओवर और दे दिए और उन्होंने 100 कर लिया। तो शुभमन गिल भी मेरे ख्याल से अगर कोई अच्छा यंगस्टर है, साई सुदर्शन के डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना साई सुदर्शन को नंबर 3 पे ट्राई किया जाए, जो रेड बॉल के प्रॉपर बैट्समैन है, जहां पर शुभमन गिल को अननेसेसरली इतने मौके दिए जा रहे हैं, जहां शुभमन गिल का टैलेंट नजर तो कुछ आ नहीं रहा है, वो हमेशा फ्लैशी शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं। जब वो टिकते भी हैं तो वो 30 25 30 रन से ऊपर खेल नहीं पाते, तो उनके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं है कि वो संभाल लेंगे। और मेरे ख्याल से अगर 70 80 टेस्ट मैच खेलने के बाद कोई अपना पोटेंशियल पूरा करता है तो वो डिजर्व नहीं करता। तो शुभमन गिल भी धीरे धीरे एक पर्ची बनते जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल उस 161 के आसपास पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं और उनको समझना पड़ेगा कि उनकी विकेट की काफी वैल्यू है, स्पेशली जब वो ये शो कर चुके हैं कि वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, तो उन्हें इस तरीके से अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए। एज एन ओपनर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई भी है, मेच्योरिटी, लेकिन अब इस सीरीज के बचे इनिंग्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसी तरीके की क्रिकेट खेलते रहेंगे तो फिर उनके लिए भी आगे का रास्ता काफी मुश्किल हो जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे परफॉर्म करके प्लेयर्स अपना नाम बनाते हैं और यशस्वी जायसवाल विकेट थ्रो किए जा रहे हैं। केएल राहुल बाई फार इंडिया के बेस्ट बैट्समैन लगे हैं इस पूरे सीरीज में, जिसमें कोई डाउट नहीं है, एंड इट्स ग्रेट कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी उस वक्त ली है जब मेरे ख्याल से रोहित शर्मा भी अपनी आखिरी सीरीज खेल रहे हैं। फिर से वो 30 रन पे नॉट आउट हैं और एक तरीके से उन्होंने पूरी सीरीज में जब भी वो आए हैं, एटलीस्ट वो कोशिश करते हैं कि वो क्रीज पे बने रहें, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और एक अच्छा कमबैक है। और हो सकता है कि उन्होंने जो ये ओपनिंग पोजीशन होल्ड की है वो अब कंटिन्यू उनको ये पोजीशन मिली रहे, क्योंकि रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता अब ज्यादा दिन खेलने वाले हैं। ऋषभ पंत अगेन वो शायद पिछली वाली सीरीज के ही नशे में हैं, वो कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं इस सीरीज में। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन अब वो मतलब ऐसा लगता है कि दो एक सिंपल सा प्लान बना लिया कि बाउंड्री पे 2 फील्डर डाल दो और ऋषभ पंत इज फॉलिंग इनटू द ट्रैप। मेरे ख्याल से अब ऋषभ पंत को भी अपनी गेम के ऊपर थोड़ा काम करना होगा, एंड मेरे ख्याल से नंबर 5 उनके लिए बहुत ऊपर है। आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बैट हायर देन नंबर 7, जिस तरीके की अभी वो बैटिंग कर रहे हैं। नंबर 5 6 पे मेरे ख्याल से रोहित शर्मा एक ऊपर आ जाए, नीतीश रेड्डी 6 पे आ जाए, ऋषभ पंत जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं वो नंबर 7 या नंबर 8 पे भी कर सकते हैं। 5 नंबर ऋषभ पंत के लिए नहीं है, ऋषभ पंत अभी फिलहाल वैसी परफॉर्मेंस दे नहीं रहे। 48 फॉर 4 ऑस्ट्रेलिया के 445 के जवाब में तीसरे दिन अभी खेल बहुत ही मुश्किल है कि शायद अब हो, लेकिन अब जो बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि ऑस्ट्रेलिया अब डेफिनेटली इंडिया को फॉलो ऑन देगी। फॉलो ऑन से बचने के लिए भी इंडिया को भी ऑलमोस्ट 200 रन चाहिए और 6 विकेट हैं, मुश्किल है। लेकिन अगर इंडिया किसी तरीके से ये काम कर देती है देन ऑस्ट्रेलिया हैज टू बैट अगेन, और ऑस्ट्रेलिया अगर दोबारा बैटिंग करने आएगी तो एटलीस्ट 30 40 ओवर बैटिंग करेगी, विच टेक्स टाइम आउट ऑफ द गेम। इंडिया अब ये मैच जीत नहीं सकती। अब ये मैच या तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है और इंडिया इस गेम को ड्रॉ कर सकता है। अगले दोनों दिन भी फॉरकास्ट अच्छा नहीं है, बारिश के चांसेस हैं और वही इंडिया की सेवियर है, क्योंकि अगर फुल टेस्ट मैच 5 दिन का होता तो इंडिया को कोई नहीं बचा सकता इस टेस्ट मैच। लेकिन फॉरकास्ट के कारण इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि अगर इंडिया किसी तरीके से सरवाइव करके अगर पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन बचा ले देन मोर और लेस द गेम इज सेव्ड। लेकिन ये टीम एक ऐसी टीम है जो एक सेशन में भी ऑल आउट हो सकती है, क्योंकि इसमें महान से महान बैट्समैन है, शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे। तो इंडिया को फर्स्ट इनिंग्स में ही कोशिश करना चाहिए कि जितनी देर भी वो बैटिंग कर सकते हैं। केएल राहुल और रोहित शर्मा के बाद अभी जडेजा और नीतीश रेड्डी भी हैं, तो इंडिया अगर ये 4 बैट्समैन थोड़ी कमिटमेंट दिखाएं तो फॉलो ऑन का मार्जिन अगर इंडिया क्रॉस कर ले तो ये मैच पहली इनिंग्स में ही बच सकता है। अदरवाइज सेकंड इनिंग्स में इन बैट्समैन को स्टेप अप करना होगा, वरना ऑस्ट्रेलिया 2-1 का लीड ले लेगी। अगर इंडिया यहाँ से बच जाती है दे विल बी अ वेरी हैप्पी साइड। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।